अपन विशेषताएं बात कर रहे थे परसों। इन्हीं की बात कर रहे थे। पहली विशेषता कौन सी थे रे? एक काम करो तुम लोग, ये अपन ने नोट्स तो बनाए रखे हैं, इनको तुम लिख लो। क्या क्यों क्लास की माथाफोड़ी करते हो यदि पढ़ना ही नहीं है तो? पहली विशेषता कौन सी थी? सबसे बड़ा लिखित संविधान। दूसरी, विभिन्न स्रोतों से युक्त। तीसरी, नम्यता एंड अनम्यता। और चौथी, एकात्मक की ओर झुकाव। ठीक है। झुकाव के साथ संघीय कौन सी सरकार? संघीय सरकार। इनकी बात हुई थी। इसमें कौन सी बात थी? जब लागू हुआ था तब वर्तमान 1950 में जब लागू हुआ था तब अनुच्छेद कितने थे? 395। एक प्रस्तावना, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, यही थी। प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है, लगभग 470 2023 तक एक प्रस्तावना आज भी बनी हुई है, लेकिन 3 वर्डों के साथ नए ऐड है। ठीक है। और 22 भाग के कितने भाग हो गए हैं? 25। और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं आपकी? 12। ठीक है। विभिन्न स्रोतों में आप जाओगे तो पहला स्रोत यदि ढांचागत भाग लिया गया था वो कहां से लिया गया था रे? जो फ्रेम बनाई गई है संविधान की, वो 1935 वाले अधिनियम से। ठीक है। दार्शनिक भाग, फिलोसोफर की जो बात हुई है, फिलोसॉफी की, वो बातें कहां से ली गई है? अमेरिका और आयरलैंड से। अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। और इसके बाद में राजनीतिक पार्ट, वो कहां से लेके आए हैं अपन? ब्रिटेन से। कौन सी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा जो भी रह गए वो कनाडा से, साउथ अफ्रीका से जो रह गए वो सारे के सारे वहां से ला रखे हैं अपन। इसके बाद नम्यता और अनम्यता। संविधान संशोधन किस आधार पे किया जाता है? यदि सरल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है तो नरम है। यदि संविधान की कोई विशेष प्रक्रिया तो कौन सा आपका? कठोर है। नरम में आता है उदाहरण ब्रिटेन का, कठोर में आता है आपका अमेरिका का। अपने वाला ना तो नरम है ना कठोर है, वक्त के साथ क्या करता है? बदलता रहता है। ठीक है। एकात्मक की ओर झुकाव, जैसे एकात्मक की ओर झुकाव, एक न्यायपालिका। ठीक है। केंद्र का क्या होना? मजबूत होना। ठीक है। दूसरा, एक नागरिकता का होना। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? एकात्मक के ओर। जैसे आईपीएस और आईएएस की नियुक्ति, ये किसका उदाहरण है? एकात्मक का उदाहरण है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये किसका उदाहरण है? एकात्मक का उदाहरण है। संघीय सरकार के उदाहरण कौन कौन से हैं अपने? दो भाई, सबसे पहले दो सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग। ठीक है। कार्यपालिका और विधायक दोनों का आपस में संबंध, ये कौन सा आपका? संघीय सरकार का। ठीक है। इसके अलावा कोई और संघीय सरकार का उदाहरण बताओगे? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। कि न्यायपालिका इससे क्या है? आपकी पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, अर्थात कार्यपालिका ने कोई ऐसा कार्य कर दिया तो उसके ऊपर उसका न्याय क्या नाम है, जांच करने के लिए कौन बैठा है? आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा है। यहां तक की अपनी बात हो गई थी। पांचवा जो रूप आता है, पांचवी जो विशेषता आती है, वो आएगी आपकी संसदीय रूप। देखो रे, सरकार दो तरीके से बनती है। ठीक है। या तो सरकार बनेगी, जो सरकार होती है, ओए आवाज नहीं है, सरकार होती है या तो वो संसदीय फॉर्म में होती है, या वो कौन सी फॉर्म में होती है आपकी? अध्यक्ष। अध्यक्षीय फॉर्म में होती है, अर्थात या तो प्रेसिडेंटल फॉर्म में होगी या पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है। यहाँ एक व्यक्तिगत अकेला पूरी सरकार चलाता है। यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये क्या होती है? इसमें कुछ मंत्री लोग मिलते हैं आपस में बैठ के, वो क्या करते हैं? पूरी सरकार को चलाते हैं। जो ये प्रेसिडेंटल ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट है, ये कहाँ पे अप्लाई है? अमेरिका में। कहाँ अप्लाई है? अमेरिका में। वहां राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वोपरि होता है। राष्ट्रपति ने जो कर दिया वो क्या होगा? सर्वमान्य होगा। अर्थात यह प्रणाली आज के दिन कहाँ अप्लाई है?
अमेरिका में, और जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है ये कहाँ पे है, ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पे है रे ये, ब्रिटेन में। देखो ब्रिटेन वाली में अपने वाली में दो फर्क है, ये चीज ध्यान रख लेना। आगे जस्ट आएगा कि अपन ने क्या संसदीय प्रणाली ली तो ब्रिटेन से है, लेकिन पूरी तरीके से ग्रहण नहीं की है, कुछ अपने हिसाब से अपन ने संशोधन किए हैं। कैसे, जैसे ब्रिटेन वाली संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोपरि है, पार्लियामेंट क्या है, सर्वोच्च ऊपर है, सबसे ऊपर है, यानी पार्लियामेंट ने जो काम कर दिया उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सर्वोपरि है, अर्थात संविधान के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा, आप अपने मनमानी के साथ कार्य नहीं कर सकते। एक तो ये बदलाव किया हुआ है, और दूसरा बदलाव किया हुआ है कि जो अपना कार्यपालक अर्थात राष्ट्रपति है वो अपना गणतंत्र है, अर्थात वो चुना जाता है, चाहे वो डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन वो उसका चुनाव हो रहा है, और वहां वो राजतंत्र का हिस्सा है। ये दो बदलाव है अपने वाले में। संसदीय शासन प्रणाली लेके तो वहां से आए, लेकिन ये दो बदलाव किए हैं अपन ने। ठीक है, अब देखो संसदीय शासन प्रणाली और इन दोनों में कोई मैन अंतर बताओ रे। मैं कल परसों बताया, कल ही बताया, परसों बताया गया था ना, ये तो ये नहीं है। कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर बताओ। देखो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका, यानी जो कार्यपालिका ने जो मंत्रिमंडल होगा वो विधायिका का पक्का सदस्य होगा। ठीक है, अर्थात दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, आपस में संबंध बना के रखेंगे। ये संसदीय प्रणाली का सबसे मेन ढांचा है। और यहाँ कार्यपालिका का विधायिका का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, पूरी तरीके से अलग होते हैं। ये समन्वय के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके कार्य करेंगे, इनका कोऑर्डिनेट करने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जैसे अमेरिका में जो सीनेट है वो अलग कार्य करता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव वो हाउस है वो क्या करता है, अलग कार्य करता है। उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो भारत में जो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं बताओ रे। जैसे जैसे अपन ने एकात्मक की विशेषताएं देखी थी और संघीय सरकार की विशेषताएं देखी थी। संघीय सरकार का अर्थ हो गया दो सरकारें, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये किसके हिस्से हैं, संघीय के, एकात्मक के। जैसे सारे जितने भी एक एक वाले काम हो सारे किसके हिस्से हैं, एकात्मक वाले। तो पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट होती है, उसकी विशेषताएं बताओ। देखो अपने चुनाव होता है, अभी चुनाव चल रहे हैं, 4 जून को जिस दल को बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, सत्ता वो चलाएगी। अर्थात जो बहुमत दल होता है वो सत्ता दल होती है। ये जो गुण है, ये गुण कौन सा गुण है, पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म का गुण है। ठीक है, इसके बाद में जो अपने कार्यपालिका है और विधायिका है, ये दोनों आपस में समन्वय के आधार पर कार्य करती हैं। अर्थात जो कार्यपालिका का मेंबर बनेगा वो सबसे पहले किसका मेंबर होगा, विधायिका का मेंबर होगा। ये बात अपन ने पहले पढ़ के आ गए। ये किसका गुण है, संसदीय शासन प्रणाली का। ठीक है, अपने नाम मात्र की कार्य, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालक की उपस्थिति। अब देखो रे, यहां देख रखे कार्यपालक जो मैं लिख रहा हूं ये प्रेसिडेंट है, वास्तव नाम मात्र का है, कोई कार्य नहीं है, ज्यादा साइन करने का काम है। एक बार मना कर सकता है, दूसरी बार तो बाध्यता करना ही पड़ेगा। ठीक है, वास्तविक है, बैठा है वहां कोई ना कोई। ऐसा तो नहीं है कि अपन ने ये कह दिया हो कि ना फलाना आदमी शासन चला रहा है नहीं, मर गया लेकिन चला हो ही रहा है। ठीक है, जैसे आज भी क्या नाम है आपका, एक देश है उसका नाम याद में नहीं आ रहा, कोरिया का कौन सा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ है। ठीक है, उनके आज दादा परदादाओं के नाम पे शासन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि व्यक्ति वास्तव में क्या होता है वहां व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो ये जो गुण है, ये बहुमत दल का नेता, जो बहुमत जिसको मिलेगा वो सत्ता चलाएगा। ये कौन सी प्रणाली का गुण है, संसदीय शासन प्रणाली का। दूसरा देखो रे, इस संसदीय शासन प्रणाली के 2-3 नाम है। एक नाम है वेस्ट मिनिस्टर, मैं वेस्ट मिनिस्टर रूप। दूसरा नाम है उत्तरदायी सरकार, और तीसरा नाम है मंत्रिमंडल सरकार। देखो वेस्ट मिनिस्टर क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है, ये जगह कहां स्थित है, कोई बताएगा। एक जगह का नाम है, ये लंदन है। ये लंदन का वो हिस्सा जहां ब्रिटेन की क्या चलती है, गवर्नमेंट चलती है, जहां ब्रिटेन जैसे अपने वाला संसद भवन कहां बना हुआ है, दिल्ली। ठीक है,
तो वैसे जो ब्रिटेन का जो संसद भवन है वो कहाँ बना हुआ है, वेस्टमिनिस्टर। तो सबसे पहले यदि संसदीय शासन प्रणाली यदि किसी ने अपना रखी है तो वो इस जगह पे स्थापित है। इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं कि ये वेस्टमिनिस्टर रूप है, ठीक है, क्योंकि वहां से लेके आए हैं अपन। उत्तरदायी सरकार, किसी भी कार्य के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार भले मोगी अच्छा होगा तो सरकार को वाई वाई होगी, और यदि किसी ने सरकार ने बुरा कार्य कर दिया तो क्या होगी, ब्लेम भी वही होगी। दूसरा, मंत्रिमंडल सरकार, कैबिनेट उसको क्यों कहते हैं, ध्यान रखो। सारे मैन जो 30, मान लो तो 70 आदमी बनाए, मान लो 70 आदमियों को मंत्री बनाया गया है, तो वो 70 आदमी ही पूरी सरकार चलाएंगे, ठीक है। 71वें आदमी का इतना कोई वजूद नहीं है। ये आपको मैं एक बात पढ़ाऊंगा कब, जब अपन साधारण विधेयक पढ़ेंगे ना। तो साधारण विधेयक दो तरीके के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। सरकारी विधेयक होता है ना, उसे कोई मंत्री पेश कर सकता है, मंत्री के अलावा उसे पेश करने की किसी को अनुमति नहीं होती। यदि सरकारी विधेयक फेल हो गया, अर्थात बहुमत पार नहीं कर पाया, तो यह मान लिया था कि सरकार खत्म हो गई है, अर्थात उसका वजूद है वहां। लेकिन निजी विधेयक क्या होता है, उसे मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य जो पहले बाकी रह गए हैं, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो चाहे नहीं हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसे रिप्रेजेंट करेगा। यदि वो पास हुआ तो ठीक, यदि वो पास नहीं हुआ तो भी ठीक, ठीक है। अर्थात उसका वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि उसको बहुमत नहीं मिला, वो बहुमत पार नहीं कर पाया, तो ये नहीं माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन यदि कोई सरकारी विधेयक अर्थात कोई मंत्री ने कोई विधेयक पेश किया और वो विधेयक पास नहीं हुआ, तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, अर्थात सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो ये ध्यान रखना। इसी कारण से क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल सरकार भी, संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं। क्योंकि यदि मंत्री ही नहीं रहे तो संसदीय शासन प्रणाली का आप करोगे क्या, ठीक है। तो ये पांचवा गुण है आपका, ठीक है, तो लिखो। आपकी जो पहली लाइन है वो यही है, भारतीय संविधान ने ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया, न कि अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। दूसरा, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर काम करती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्लियरली शक्तियों का विभाजन होगा कि आपको ये कार्य करना है, आप हमें ये कार्य करना, एक दूसरे के कार्य से कोई लेना देना नहीं होगा। संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर रूप ये क्यों कहते हैं, ध्यान रखना, इस जगह को नाम में कोष्टक में लंदन लिख लेना आप, जिससे आपको याद रखेगा कि ये लंदन में एक जगह है। उत्तरदायी सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और मंत्रिमंडलीय सरकार, ठीक है, कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और संविधान केंद्र में नहीं, देखो रे, एक चीज ध्यान रखना, संविधान केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी कौन सी प्रणाली अपनाता है, संसदीय शासन प्रणाली। राजस्थान में जिसको बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाएगा, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जिसको बहुमत नहीं मिला उसके अलावा कोई दूसरा सरकार बना लेगा। यहां भी वही सिस्टम लागू होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होगा। गणतंत्र है चाइना, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां कुछ चीजों, जैसे अपने यहाँ विचार और अभिव्यक्ति की अपने को स्वतंत्रता है, यानी जो विचार अपन आया वो अपन कह सकते हैं, सरकार के खिलाफ है तो भी बोल सकते हैं, सरकार के पक्ष में है तो भी बोल सकते हैं। वहां आपके विचार आ गए, लेकिन आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, आप उसको बोल नहीं सकते, बोलते ही कानूनी अपराध माना जाएगा। तो वो डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां ये नहीं है। डेमोक्रेसी में क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, डेमोक्रेसी इसलिए बोल रहा हूँ कि जो उसका जो प्रेसिडेंट है ना, उसका चुनाव होता है, चाहे वो नाम मात्र का ही हो तो, लेकिन चुनाव होता है, चाहे वो डर के बल पे ही करवाता हो। जैसे अभी चुनाव हुआ था तो पूरे डर के बल पे उसने पूरे पक्ष में अपनी वोटिंग करवाई थी, लेकिन करा रहा हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नहीं है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जनता से शक्तियां नहीं लेके आ रहे वो। दो इन चीजों में ध्यान रखना है, दोनों में। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो प्रथम जो सदस्य होता है देश का, यदि वो चाहे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो वो देश क्या होगा, रिपब्लिक होगा, गणतंत्र होगा। लेकिन यदि वहां जनता चुन रही हो तो वो डेमोक्रेसी होगी। ये चीज, इन दोनों में इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
कईयों को तो ये लगता है कि ये दोनों दिवस बनाने के लिए, जैसे गणतंत्र तो क्या है, बोले हमें दिवस बनाने के लिए 26 जनवरी का नाम दे दिया गणतंत्र दिवस। ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है कि जो आपका पहला सदस्य है उसका चुनाव हो। इतनी बात है, यदि सही तरीके से दिमाग लगा के पॉलिटिकल पढ़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपके थॉट भी चेंज होंगे। कुछ चीजें आपको यहाँ पक्की नई चीज सीखने मिलेंगी, बोले यार ये नॉलेज ही नहीं था, अपन तो ऐसे ही चल रहे थे। आपके क्या है, यहाँ एसएससी में इतना पॉलिटिकल वेटेज नहीं है। आप स्टेट की एग्जाम देके देखो एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी क्या चीज है। 100 क्वेश्चन यदि जीके के आते हैं ना, तो अकेली 20 तो ही ले जाती है। और वहां इतना हाई लेवल पूछते हैं कई बार उठा के कि जिसकी कोई हद नहीं होती। जो तेरे पास देख नया बैठा है, इसको बोल एक बार, ये ऊपर से जा रहा होगा, थोड़ा जा रहा है ना, कारण है उसका यूट्यूब चैनल उठवाना मेरा वाला, इनसे पूछ लेना, ये बता देंगे तेरे को। अब तक जो पीछे 5 से 6 क्लासें हुई है ना, एक बार वो क्लास ले लेना पूरी, ठीक है, तो फिर तेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कंटिन्यू चल जाएगा तेरे लिए। शायद 5 या 6 ही क्लास हुई है पॉलिटिकल की अब तक। देखो ये लाइनें आपको छोटी सी लगती हैं, अरे देखो लास्ट वाली लाइन है ना, कि संविधान केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली का स्थापना करता है। अब ये क्या है, आप क्या, अभी मैं आपको संसद बढ़ा रहा हूँ, बार बार संसद बढ़ाती है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सेंटर में ही स्थापना होगी। जब आपके एग्जाम में एक कथन के तौर पे क्वेश्चन आ गया ना, तो आप ये सोचते हो यार ये तो राज्य में थोड़ी करेगा। ध्यान रखना, एक बात दिमाग में फिट कर लो, संसदीय शासन प्रणाली का सबसे मेन गुण यही है कि जो बहुमत वाला दल होता है ना, जिस पार्टी को बहुमत मिला है वो सरकार बनाएगी, ठीक है, ये संसदीय प्रणाली का सबसे मेन गुण है। और ये दोनों जगह अप्लाई है, स्टेट में भी अप्लाई है और सेंटर में भी अप्लाई है, ठीक है। बाकी चाहे चीजें आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये बात याद रखे, फिर आपको ये लाइन कभी परेशान नहीं करेगी लास्ट वाली। मेरे को ये लग रहा है लड़कियां है ना कुछ ज्यादा होशियार हो गई रे। ये 4 दिन आती हैं चेक करने की, मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, छोरे वोरे सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फिर वापिस गायब। लिख दिया? तू इतनी देर क्या कर रही थी? इतनी देर तूने पेन रख रखा था। लिख दिया? ये रहे आपके संसदीय शासन प्रणाली के गुण। बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यानी मंत्री कौन हो गए, कार्यपालिका के मेंबर हैं, ठीक है, ये सबसे पहले किसके मेंबर बनेंगे, विधायिका के मेंबर बनेंगे, ठीक है। पीएम और सीएम का नेतृत्व है, सीएम कहाँ स्टेट में, पीएम कहाँ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। निचले सदन का विघटन, निचला सदन कौन सा होता है रे, लोकसभा, और स्टेट में कौन होगी, विधानसभा, दोनों क्या हो जाते हैं एक टाइम के आने के बाद में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा चुनाव होंगे। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की अनुपस्थिति, उपस्थिति, ठीक है, कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालक, यहां कोष्टक में लिख देना राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, देखो रे, ये जवाबदेही के 2-3 लाइनें बहुत खतरनाक आएंगी, कि कार्यपालिका की व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति की तरफ है, ठीक है, और संयुक्त रूप से किसकी तरफ है, पार्लियामेंट की तरफ है। ये आगे लाइनें आपको परेशान करेंगे। एक चीज समझ लो एक बार इधर, ये जो कार्यपालिका नहीं है, ये यहां सारे कौन बैठे हैं, मंत्री, ठीक है। अब देखो
यदि इन मंत्रियों को काम करना है ना, तो सबसे पहले यहां अपना बहुमत रखना जरूरी है। सही है गलत है? ठीक है। दूसरा, यदि इन्होंने कुछ गलत कार्य कर दिया तो वो किसके समक्ष आएगा? विधायिका के समक्ष आएगा, और विधायिका क्या कर सकती है? उसका विरोध कर सकती है। ठीक है भाई, देखो एक बात हो, मंत्री क्या कानून बना के ला सकता है, पास नहीं करवा सकता। पास करवाने के लिए कौन कौन किसका साथ चाहिए? विधायिका का साथ चाहिए, संसद में उसे पास करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कार्यपालिका के जो लोग जितने भी बैठे हैं, इनकी संयुक्त जवाबदेही हमेशा किसके प्रति होगी? संसद के प्रति होगी। अर्थात ये जो भी कार्य करेंगे वहां इनसे संसद की मान्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्यपालिका में किसी मंत्री ने कह दिया कि फलाने आज दिन से ये रूल लागू है, नहीं हो सकता। उसे कहां पास करवाना पड़ेगा? विधायिका में पास करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं जवाबदेही, कि उन्हें आंसर देने पड़ेंगे संसद में आके कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया है, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी है। ये चीजें इसको पूछने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। तो जवाबदेही का अर्थ ये होता है। लिख दिया? हाँ, दो अपना छठा गुण आएगा, वो आएगा संसद संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। देखो रे, भारत ने दोनों चीज अपना रखी है। कुछ टाइम पे संसद संप्रभु बन जाती है, अर्थात संसद के पास इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति होती है कि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब इन दोनों को भारतीयों ने अपना के कि दोनों व्यक्तियों को बराबर पावर देती है। अब वो दोनों को बराबर पावर देती है तो दोनों लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई करने से बढ़िया है दोनों के मध्य क्या बिठा दो आप? समन्वय, यानी कोऑर्डिनेट करवा दो उनको कि आप दोनों को एक साथ काम करना है। यदि मैं गलत करूं तो तू मेरे को टोक देना, और यदि तू गलत करे तो मैं तेरे को टोक दूंगा। ये सिद्धांत के ऊपर इन दोनों को अपनाया गया। देखो, जहां भी आपको यदि ये आ जाए कि संसद वाली कोई चीज उठा के लानी, कि संसद वाली चीज हम कहां से लाए, तो दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, ब्रिटेन। अर्थात जो संसद संप्रभुता का गुण है, संप्रभुता सोवर्निटी का समझ गए कि संसद अपना कार्य करने के लिए फ्री है, उसके ऊपर कोई भी जवाबदेही नहीं है। संसद को ऐसा नहीं है कि संसद को किसी को जवाब देना है कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आपने जो लोग यहाँ चुन के भेज दिए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी तरफ से, अब वो आपको ये बताना उचित नहीं समझते कि हम जो कानून बना रहे हैं वो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। अर्थात जो संसद संप्रभुता का गुण है वो कहां से लेके आए हो रे? ब्रिटेन से। ठीक है, दूसरा न्यायिक सर्वोच्चता, इसका गुण कहां से लाए हो? ध्यान रखना, जब भी जुडिशरी की बात आ जाए तो सीधा अमेरिका खोपड़ी में ले आना।
किसको लेके आना है? अमेरिका को। तो ये कहां से लाए हो? अमेरिका से। अब देखो रे, होते क्या हैं दोनों, लाए कहां से ये समझा दिया। दोनों अपनी जगह सबसे ज्यादा पावर रखते हैं। संसदीय संप्रभुता का अर्थ क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? देखो दो नाम आएंगे, अभी तो इनको याद करने की कोशिश करना, जब मूल अधिकार आएंगे तब सही तरीके से समझाऊंगा आपको। देखो अमेरिका में है ना विधि के नियत प्रक्रिया है रे। जो वहां की जो प्रोसेस है वो विधि के नियत चलती है। विधि यानी कानून, ठीक है। विधि का जहां भी शब्द आए सांसद यहाँ पूरे इसमें संविधान में पॉलिटी में, तो क्या समझोगे आप? कानून, ठीक है। लेकिन भारत ने इसकी पूरी तरीके से अनुसरण नहीं किया। भारत जो अपने लागू है वो है विधि के सम्यक स्थापित प्रक्रिया। अब दोनों में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये अनुच्छेद 21 की बात है। आपको दोनों में ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क बहुत है, दिन रात का फर्क है। ये नेगेटिव थ्योरम लाती है, ये पॉजिटिव थ्योरम लाती है। यहां ध्यान रखना, यहां कुछ व्यक्तियों को विशेष पावर मिलती हैं जब वो अपने कार्यकाल में होते हैं, ठीक है। इसी कारण भारतीयों ने दोनों अपना ली एक साथ में। मैं आपको आगे दो चीजें पढ़ाऊंगा, विधि के सम्यक प्रक्रिया और विधि के नियत प्रक्रिया, दोनों अपना रखी है। एक लाए हैं ब्रिटेन से उठा के, एक लाए हैं कहां से? यहां से उठा के। होता क्या है, जैसे अपने प्रेसिडेंट को, मंत्री को, ठीक है, जो सदस्य पार्लियामेंट और मेंबर होते हैं, ठीक है, या विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, इनको अपने कैबिनेट जो अपने इनका सत्र चल रहा होता है, जो सेशन चल रहा होता है ना, उस दौरान इनको कुछ पावरें मिलती हैं रे। जैसे कितना भी बड़ा क्राइम कर दिया हो, यदि विधानसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में, अर्थात संसद में या विधानसभा, दो नाम बोल देता हूं, संसद बोल दी तो दोनों शामिल हो गए, संसद में या विधानसभा में वो प्रेजेंट है, तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको अंदर से गिरफ्तार कर लाए, जब तक उस जो मेंबर जिस सदन में वो बैठा है, उस सदन का अध्यक्ष उसको ये ना कह दे कि आप, मैं अनुमति देता हूं आपको, आप इस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तब तक, जब तक अध्यक्ष ना बोले, अध्यक्ष बोलने के बाद में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। कैसे? 1 जनवरी को सेशन शुरू होना है, एक बार ये मान लो आप, यानी 1 जनवरी से 40 दिन पहले, और मान लेते हैं कि 20 जनवरी को खत्म हो जाएगा, यानी 20 जनवरी के 40 दिन बाद, इसके बीच में उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये बात बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ सदस्य की, ठीक है। प्रधानमंत्री को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठा है। राष्ट्रपति को तब तक नहीं, जैसे मान लो सरकार अल्पमत में आई तो प्रधानमंत्री तो हट जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे। जैसे अभी आप सोच रहे हो कि सर ये मुख्यमंत्री कैसे गिरफ्तार हो गए? मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रपति का हस्तलिखित आदेश चाहिए, अर्थात इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो राष्ट्रपति ने आदेश दिए हैं। अभी दो गिरफ्तार हुए थे ना, हेमंत सोरेन झारखंड से, और अभी अरविंद केजरीवाल, ठीक है, ये दोनों गिरफ्तार हुए थे अभी। दोनों को, यानी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार तभी कर सकते हो आप जब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति लिखित आदेश जारी कर दे कि आप फलाने स्टेट के मुख्यमंत्री को क्या कर सकते हो? गिरफ्तार कर सकते हो। दूसरा, यदि कोई मंत्री है किसी का भी, जैसे मान लो संसद का मंत्री है तो प्रधानमंत्री का लिखित आदेश चाहिए, स्टेट का मंत्री है तो मुख्यमंत्री का लिखित आदेश चाहिए, तब उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, चाहे उसने कितना बड़ा क्राइम किया हो, अन्यथा उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पावर मिलती है किसके? इसमें कुछ नेगेटिव थ्योरम है, ये नेगेटिव थ्योरम है। जैसे मान लो राष्ट्रपति है, एक ही थाने में राष्ट्रपति खड़ा है, एक ही थाने में कोई नॉर्मल आदमी खड़ा है, तो कुछ पावर है राष्ट्रपति के पास, ये नेगेटिव थ्योरम है, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। लेकिन विधि के समय की जो स्थापित प्रक्रिया होती है ना, यहाँ दोनों क्या हो जाते हैं रे? बराबर। अर्थात जब जुडिशरी में जाओगे ना, आप न्यायपालिका में जाओगे, तो न्यायपालिका में किसी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वहां प्रेसिडेंट भी वही है, प्रेसिडेंट को भी कोई भी न्यायाधीश आदेश जारी कर सकता है कि सर आप उपस्थित होइए, लेकिन उसमें उसमें भी पावर है उसके पास 2 महीने की। 2 महीने वो ये कह सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन नॉर्मल आदमी ये नहीं कह सकता कि सर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपके पास प्रेजेंट नहीं होऊंगा। तो इन दोनों में इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। तो जिस दिन अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे ना, उस दिन इसकी मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा कि भारत में किसको कितनी पावर अलग से दी हुई है। ये विधि के कानून के तहत कुछ ना कुछ बात अलग होती है। बाकी तो देखो, पुलिस वालों ने तो कुछ अलग अलग थ्योरम तो खुद ही बना रखी है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। कोई चल बल वाला आदमी है तो पुलिस वाले उसकी वैसे मान लेते हैं, कोई चल बल नहीं है
ठीक है, लेकिन उससे कोई मानता नहीं। ये बात संविधान में लिखी हुई नहीं है। ये बातें मैंने जो आपको बताई हैं कि 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते, 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को तो आप जब तक हटा नहीं दोगे तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे उसने तोप चलवा दी हो। ठीक है, तो वो तो ये संविधान में लिखित चीजें हैं। लेकिन जो बाकी अपन जो सुनते हैं समाज में बैठे बैठे, वो लिखित नहीं है, वो लोगों के द्वारा बनाई गई प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इन दोनों में होता क्या है, देखो संसद होती है ना, इसको संप्रभुता मिलती है कि संसद के पास यदि बहुमत है तो वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कितना भी बड़ा भाग चेंज कर सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास 42 है। ठीक है, उसके पास ये पावर है। इसके पास क्या पावर है, इसने जो कार्य किया है उसको अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, जैसे अभी इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 2015 में बीजेपी सरकार ने आते कोलिज्म घोषित किया। ठीक है, उसमें कुछ मंत्री लोग भी उठा दिए थे कोलिज्म में कि भाई कोई भी जज की नियुक्ति होगी तो उसमें कुछ मंत्रियों का भी। ये क्या हुआ, इनको लगा बोले यार हमारी पावर ले गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। ध्यान रखना, कोई भी कानून यदि संविधान के समक्ष नहीं बनाया गया है, ठीक है, तो बीजे जो भी सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे मान लो कानून यहाँ से शुरू हुआ है, एक लाइन ध्यान रख लेना रे, ये खोपड़ी में बहुत तगड़ी लाइन है, आगे बार बार आएगी। अब आपको मान लो ये पूरा पेज कानून है, ठीक है, इसमें जितनी भी लाइनें हैं वो सारे कानून की हैं। अब यहां से जो लाइन शुरू होती है, यहां से ये चीज गलत है और यहां तक गलत है, बीच के पेज तक। ठीक है, तो जहां कानून जो निरस्त होगा ना, वो यहां से शुरू कर यहां तक ही होगा, इसके आगे वाला कानून मान्य रहेगा। ये चीज समझ लेना आप। मान लेते हैं कि किसी में 10 नियम बनाए कानून में, 3 नियम अवैध हैं, तो वो 3 ही निरस्त होंगे, 7 लागू रहेंगे। जब भी किसी को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित करता है ना, जैसे अभी 97वें संविधान संशोधन को 2019 में जो 2011 में हुआ था, उसको सरकार ने कुछ चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 क्लोज तो सुप्रीम कोर्ट खा गया और बाकी क्लोज क्या कर दिए, उसने मान्य कर दिए। तो ध्यान रखना, कानून में भी यही होता है, यदि कानून कुछ गलत बन गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये कानून गलत है, तो वो उस अनुसंगी तक अमान्य हो जाएगा, उस असंगति तक जहां तक वो गलत है, लेकिन उससे आगे वो क्या रहेगा रे, मान्य रहेगा। यहां एक सिद्धांत और भी आता है, पुनः जीवित होने का सिद्धांत। कैसे, मान लो सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए, ठीक है, आने आने वाले टाइम में, ठीक है, जिससे ये जो पहले वाली असंगति थी ना इतने वाले पेज में, ये दूर हो गई, तो ये कानून दोबारा जिंदा हो जाएगा। इसे कहते हैं पुनः जीवित सिद्धांत। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ये आपको सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में है कि नल एंड वॉइड घोषित करने वाली प्रक्रिया कहां तक अप्लाई होती है। क्या पूरा कानून खारिज हो जाता है? नहीं, पूरा कानून खारिज नहीं होता। जो जो क्लोज उसका अवरोध करते हैं वो तो खारिज हो जाएंगे, और बाकी क्लोज सारे के सारे क्या रहेंगे रे, अप्लाई रहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। ये आपकी संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है, तो इसको लिखना चालू करो। हाँ देखो, ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये पहले वाले की है। ये मैंने आपको बताई थी अब कि भारत के संसदीय और जो ब्रिटेन की संसद है उसमें क्या फर्क है। तो पहला फर्क है कि ब्रिटेन की जो ब्रिटिश संसद होती है वो भारत की संसद की तरह क्या है रे, सर्वोपरि नहीं है। ठीक है, भारत की संसद उसकी तरह क्या नहीं है, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर नहीं है। और दूसरा, भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी गणतंत्र है भारत, राजतंत्र नहीं है। ये दोनों अंतर है भारत की संसद और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में, ध्यान रख लेना। ये सबसे बड़ा अंतर ये है रे कि भारत का जो प्रथम निर्वाचित सदस्य है, वो जो प्रधान होता है, वो कैसा होता है, निर्वाचित होता है, अर्थात गणतंत्र होता है। निर्वाचित दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसे भी हो सकता है, होना चाहिए बस।
लिख दिया। तुम में से बोल बोल के कौन पढ़ता है? यदि पढ़ते हो तो उस टाइम में बोलते कौन कौन हो? थोड़े थोड़े बोल के पढ़ा करो, आपकी वॉइस आपके कानों को जरूर सुननी चाहिए पढ़ते टाइम। क्योंकि यदि आप बोल के पढ़ोगे ना तो उसका एक फायदा मिलेगा आपको। आपका दिमाग दो बार काम करेगा, एक बार आप जब उसको पढ़ रहे हो तब, एक बार आप दोबारा जब वॉइस सुननी जा रही है ना आपके कान के द्वारा तब। ठीक है। और दूसरा, जब चीजों को पढ़ लो ना रे, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई चीज सुबह पढ़ी है, ठीक है, या आज पढ़ी है, तो अगले दिन है ना रफ कॉपी ले लिया करो, या सीधे रफ कॉपी बिना पेन जरूर हाथ में ले लिया करो, और अपने हाथ पे ऐसे कर करके, ठीक है, लिखना नहीं है, ऐसे पेन चलाते रहो और चीजों को बोलो। ठीक है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। ये रिवीजन की सबसे बेस्ट थ्योरम है, ऐसे रिवीजन करने का तरीका ये। ऐसे यदि आप रिवीजन करने लग गए ना तो आप चीजें भूलोगे नहीं। आप ये कहते हो ना कि सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, भूलने का कारण यही है, आप रेगुलर क्या रिवीजन नहीं करते हो। यदि आप रेगुलर रिवीजन की थ्योरम में आ गए ना एक बार, तो ध्यान रखना जिंदगी में कभी कोई सब्जेक्ट भूलोगे नहीं। अब एक बात तो आईएएस और जो आरएस की तैयारी करते हैं ना, वहाँ सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां जो ये चीज पढ़ा रहा हूँ ना, ये मान लो कि एक विशेषता को एक दिन में एक ही विशेषता पूरी होती है, इतनी डिप्थ में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बताओ वो कितना याद कर लेंगे, कितना रट लेंगे? रट के कोई एग्जाम नहीं पास कर पाओगे। सबसे बड़ी ध्यान रखना, रटना हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तब तो आप आंसर दे दोगे, लेकिन अगले ने थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज चेंज कर दी ना तो फिर आप आंसर नहीं दे सकते। इसलिए रटने वाली थ्योरम तो भूल जाना। रटने वाली बहुत रेयर केस में आपको चाहिए होंगे, चाहिए होंगे, ऐसे नहीं कि दो रटने वाला गुण नहीं चाहिए, चाहिए होता है, बहुत जरूरी है रटने वाला भी कुछ गुण। कई जगह वही कार्य करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपका रिवीजन है। आप रिवीजन करना सीख लो, आपका मैं कह रहा हूं आप आधे से ज्यादा काम वैसे ही पार कर जाओगे। और जीके जीएस में तो चाहिएगा ही चाहिएगा रिवीजन। इंग्लिश की वोकेब है, वोकेब उसी को याद होगी जो रिवीजन करेगा। विदाउट वोकेब रिवीजन, वो क्या, विदाउट रिवीजन कभी वोकेब याद होती ही नहीं है। तो ये चीज दिमाग में पहले फिट कर लेना। जैसे आज 10 वोकेब याद की ना, तो अगले जैसे करीबन 50-60 वोकेब एक साथ याद कर लो। याद करने का जैसे 10 आज 10 आज 10 आज ऐसे करके, मैं एक साथ नहीं बोल रहा हूँ। 5-6 दिन कर ली, 7वें दिन एक काम करो, पहले दिन वाले से लिखना चालू करो। कितनी खोपड़ी में रह गई है ना। पहले 3 दिन की यदि तुम लोगों ने पूरी लिख ली ना, एक दो पूरी लिखने का अर्थ होता है 80% रेशियो। 80% पार कर लो अपने, 100% में मत जाना। 80% आपने पूरी लिख दी तो ये मान लेना कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। यदि नहीं लिख पा रहे हो तो आप सही से पढ़ नहीं रहे हो। तो ये चीजें कुछ अप्लाई करना चालू करो। देखो रे, भारत संविधान इनका पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका संविधान में विधि के नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 में आप। ठीक है, एक बार यहां लिख दो इन दोनों को। देखो, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, मैं ये आर्टिकल बहुत लिख के चलूंगा बीच कोष्टक कोष्टक में, अनुच्छेद 21 ये। ठीक है, इनका एक चीज दिमाग में आज ही फिट कर लो। ये बार बार जब आए ना, अब आपके खोपड़ी में एक फिक्स हो जानी चाहिए, अच्छा अनुच्छेद 21 में है ना, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में है। ये बातें आपको बार बार जब दिमाग में आएंगी ना तब ऐसे याद रहना चालू हो जाएंगी। और 51 कै तक तो अनुच्छेद से अंगुलियों पे होने चाहिए। कर्म नहीं टूटना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और 11 मूल कर्तव्य, यदि मूल कर्तव्य याद करने के जो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यदि आप उनको ऐसे याद कर लो, एक को पहले कर ली, फिर 3 नंबर कर रहे हो, फिर 10 नंबर कर रहे हो ना, 1 से 11 कंटिन्यू उसी क्रम में। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा क्रम मिसमैच कर रहा है। अब देखो ये दोनों बात आ गई ना कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का के बल पर संविधान में बड़े भाग में क्या कर सकती है रे, संशोधन कर सकती है। आर्टिकल बताओ रे इसका, लास्ट वाली लाइन का। 79।
368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां स्थापित है? 368 में, 368 में। ये सबसे बड़ी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशियल रिव्यू, सबसे बड़ी। क्योंकि इसको ये ओवरलैप कर देती है। मान लो ऐसा संविधान संशोधन कर दिया जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। चुनौती नहीं दे सकते इसको। इसको चुनौती दे दी तो फिर इनकी शक्ति कहां रही? सुप्रीम कोर्ट ने ये शक्ति तो अपने पास बचाई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो शक्तियां सबसे पहले हैं, पहला कोलिज्म है और दूसरा ये जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, दोनों को चुनौती नहीं दे सकते आप, सबसे बड़ा प्रावधान है। जैसे मूल अधिकार आपके हनन हो गए तो आप सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा सकते हो, लेकिन नीति नहीं दे सकता तो हनन हो गए, तब कोई लेना देना नहीं है, तब कोई नहीं पूछने वाला। तो दोनों में यही बात है, दोनों बहुत से फर्क है दोनों में। इसको कम करने के लिए इन्होंने एक शेड्यूल जोड़ी तो थी, नो शेड्यूल जोड़ी थी, लेकिन एक शायद मेरे उस वाद का नाम नहीं याद आ रहा, वो कोई तो केस था, कौन सा केस है देख के बताऊंगा आपको। 2007 में उसको इन्होंने क्या कर दिया, बैक डिसीजन को अप्लाई कर दिया। ध्यान रखना रे, दो तीन चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे दो तरीके के कानून बनते हैं, एक बोलता है सिविल लॉ, एक होते हैं क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जिस दिन बना है ना, उस दिन से लागू होगा। ठीक है, जैसे मान लो आज बना है तो भाई 302 के तहत आज से फांसी नहीं, क्या नाम है, कोयले पे तला जाएगा व्यक्ति को, मान लो ऐसा कानून बना दिया है। ठीक है, इन्हें फांसी देने वाला प्रावधान हटा दिया और कह दिया बोले कोयले पे भूनेंगे उसको हम अब। ठीक है, तो ये आज से अप्लाई होगा कि जो आज से चीजें करेंगे, ऐसा नहीं है कि तो पहले करके आ गए उनको उठाओ और कोयले पे भूनो ना, ऐसा नहीं है। लेकिन सिविल लॉ ध्यान रखना, बैक डेट से अप्लाई हो सकते हैं। ये संसद के पास सबसे बड़ी शक्ति है। सिविल लॉ का अर्थ जैसे टैक्स, सरकार ने टैक्स बढ़ाया, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिए। देखो दो तरीके के टैक्स होते हैं, निजी टैक्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों पे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब सरकार ने कह दिया कि कंपनियों को है ना 20% टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनी चाहे कितना ही कमाए, कुछ भी करे, 20% टैक्स हमें देगी। ठीक है, और यह फैसला हम 1973 से अप्लाई करते हैं। तो 1973 से लेके उस कंपनियों का अब तक पर ईयर का 20% का जो टैक्स है ना, वो सबको चुकाना पड़ेगा। ये होता है सिविल लॉ की ताकत। तो आपको ये लगता है ना कि ये सबसे हकीकत, सबसे डेंजर कानून कौन से होते हैं, वो तो सिविल लॉ होते हैं। सबसे खतरनाक कानून होते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ के तहत जैसे आपने देखो अभी कल एक फैसला आया था, आप यदि थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ते हो तो, जो बंगाल हाईकोर्ट था उसने ओबीसी जो प्रमाण पत्र थे वो खारिज कर दिए हैं। 2010 के बाद में बनने वाले जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र हैं वो सब खारिज कर दिए उसने। लेकिन देखो अब होता क्या है, किसी भी नियम को खारिज करते टाइम, मैं भी आपको बता रहा था ना कि यहां से शुरू होते थे, मान लो ये लाइनें हैं, ये ऊपर वाली हिंदी वाली लाइनें सारी गलत है, इंग्लिश वाली सारी सही हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई रह जाएंगे, ये हट जाएंगी। अब उसमें क्या हुआ था कि ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए, ठीक है, उसमें सही तरीके से डेटा नहीं लिया गया था, तो 2010 के बाद में जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी हुए सारे खारिज कर दिए। लेकिन उन्होंने एक बात और लिखी नीचे, इनके तहत यदि किसी व्यक्ति ने नौकरी ले ली है उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। जो नौकरी लग चुका है वो लग चुका है, उसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जो नहीं लगे हैं वो, उनके सभी के जो ओबीसी प्रमाण पत्र हैं वो आज से क्या है, खारिज हैं। वो किसी भी वैकेंसी, किसी भी आरक्षण के तहत मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ रे,
लिख दिया यहां तक। इसके आगे वाला कौन सा है? शायद एकल न्यायपालिका होगी। हाँ देखो रे 7वें नंबर पर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र व एकीकृत एकल न्यायपालिका। देखो रे ये वैसे आप पढ़ के आ चुके हो, बार बार मैंने बहुत बार कहानी गा दी है। सबसे ऊपर कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सब डिवीजन कोर्ट। ठीक है, ये सारे के सारे बैठे हैं एक ही तागे में जुड़े हुए हैं। जो इसने नियम बना दिया वो सबके ऊपर क्या होगा? नीचे तक अप्लाई होगा। इसने यदि कोई फैसला दिया है, ठीक है, उस फैसले का अनुसरण कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट का अनुसरण कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं। ध्यान रखना, यदि इन्होंने कोई गलत कार्य किया है तो उसको हाईकोर्ट सीधा अपने पास चुनौती दे सकता है। आगे मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, रिट पढ़ाऊंगा। रिट में क्या होता है? रिट जब पढ़ेंगे ना, तो यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिशरी नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन उसने पावर को क्या कहते हैं अपना ऑटोमेटिक बढ़ा दिया है, तो उसके ऊपर चुनौती कौन देगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं थी लेकिन उसने ऐसा कार्य कर दिया तो उसको चुनौती कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें अलग अलग आगे आएंगी। तो ये एकल न्यायपालिका का अर्थ ये होता है स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ हो गया कि संसद के तरीके के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन एकल है, एकल का अर्थ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सब डिवीजन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया है तो पूरे देश पे लागू होगा। हाई कोर्ट ने पूरा कोई कानून बनाया है तो जिस राज्य का हाई कोर्ट है उस स्टेट पे पूरी पे क्या होगा? वो अप्लाई होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यदि कोई प्रावधान लागू कर दिया है तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? वो अप्लाई होगा। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दो न्यायपालिकाएं हैं, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है। सेंट्रल न्यायपालिका जो कानून बनाती है, जो सेंट्रल जुडिशरी जो कानून बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे लागू होते हैं, वो स्टेट पे लागू नहीं होते हैं। और जो स्टेट न्यायपालिका जो कानून बनाती है वो स्टेट पे लागू होते हैं, इसके अलावा वो कहीं लागू नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ देखो एक चीज, एक पावर और हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट के पास ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, उसका जुडिशियल रिव्यू ये तो कर ही सकता है, इसके पास भी शक्ति है। ये भी कह सकता है बोलो सेंटर वालों ने गलत कानून बना दिया है, ये हमारे स्टेट में अप्लाई नहीं होगा, ये इनके पास पावर है। यदि हकीकत में पावर का यदि मजा देखोगे ना तो इनके पास है। आगे पढ़ाऊंगा। नाम मात्र के हाईकोर्ट नाम बोल रहे हो आप इनको, लेकिन सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के पास है। सबसे ज्यादा इनके पास तो नाम मात्र की पावर है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये क्या कर सकते हैं? मूल अधिकार का हनन हुआ तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये तो तब भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो आप। ठीक है, संसद ने कोई कानून बनाया, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कानून की वजह से आपका हनन हो रहा है, उसको चुनौती आप यहां नहीं दे सकते। उसको चुनौती कौन देगा? यहां देंगे। ठीक है, दूसरा, ये पूरे स्टेट में कुछ भी कर सकता है। आप किसी भी अनुच्छेद के तहत आपका हनन हो रहा है, उसको चुनौती कौन दे सकते? कहां दे सकते हो? हाई कोर्ट में दे सकते हो। लेकिन यहां तो सिर्फ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके यदि हनन हो रहा है तभी यहां आ सकते हो। ठीक है, दूसरा, ये स्वतंत्र है, इनके फैसले को प्रभावित नहीं हो, ये संसद के ऊपर इनके ऊपर दबाव नहीं बनाए, इसके लिए संसद संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। कैसे? इनका जो कार्यकाल होगा उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे एक न्यायाधीश का कार्यकाल प्रभावित हो जाए। उनके जो नियम है सेवा शर्तों के, नौकरी करने के जो नियम और सेवा शर्तें होती है ना, उनमें आप बदलाव नहीं कर सकते। उनके वेतन को आप कटौती नहीं कर सकते। वेतन कटौती नहीं हो इसके लिए इनका वेतन भारत की संचित निधि के ऊपर बारित होता रहे। जो भारत का ट्रेजरी फंड है ना, जो किसके अंडर होता है? राष्ट्रपति के अंदर, जो 500 करोड़ का एक ट्रेजरी फंड होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रहेगा? ये बारित रहेगा। इसका बारित होने का अर्थ हो गया कि संसद से अनुमति नहीं लेनी कि पेमेंट देना है या नहीं देना, ऑटोमेटिक पेमेंट जाएगा। बारित है इनके ऊपर। जिनके संचित निधि के ऊपर बारित पेमेंट होते हैं ना, उसके लिए संसद में कोई बिल पास करवाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही पास हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी जैसे कोई जॉब वाला बंदा है या और है, उनकी पेमेंट में भी कुछ बदलाव करने हैं तो वो संसद से क्या करवाने पड़ेंगे? पास करवाने पड़ेंगे। लेकिन इनके वेतन में आप किसी प्रकार का नहीं कर सकते। दूसरा,
एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोर्ट मान लो आप, एक बार कोर्ट मानते हैं न्यायपालिका में, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कार्यवाही कर रहा है, वो कौन कौन से कार्य कर रहा है, इसकी आप विधायिका यानी संसद में चर्चा नहीं कर सकते। ये आपको पावर नहीं है। ये पावर संसद के पास भी है कि न्यायपालिका को ये पावर नहीं है कि संसद में क्या बोल गया मंत्री उसको न्यायपालिका चुनौती दे देना। ध्यान रखना, कोई मंत्री, कोई सदस्य, ठीक है, न्याय विधायिका में यानी संसद में या विधानसभा में गाली गलौज कर जाए, आप उसके कथन की चुनौती नहीं दे सकते हो। ये उसका पास अधिकार है संसद, उसका मेंबर बनने के बाद में, ठीक है। तो यही अधिकार इनके पास है कि न्यायपालिका में जो जज है उसने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, इस बात को आप चुनौती नहीं दे सकते। अर्थात उनके कामकाज की चर्चा, किसी भी विधायिका न्यायपालिका के कामकाज की चर्चा ना तो संसद में होगी, ना किसी अखबार में पब्लिश की जा सकती है। अखबार में पब्लिश करने के प्रावधान भी नहीं है। इसके प्रावधान तो संसद ने रोके थे, इंदिरा गांधी ने एक बिल पारित कर दिया था कि बिना सरकार की अनुमति के अखबार यानी मीडिया को इतनी अनुमति भी नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ सरकार भी लिख दे। इसको मोरारजी देसाई ने संशोधन किया था थोड़ा सा, और उसमें यह कहा था कि सरकार की आप बड़ाई कर सकते हो, आलोचना नहीं कर सकते अखबार में। ये पावर उनके पास आज भी है, ठीक है। आपको अनुमति लेनी है आप बैठ सकते हो, ठीक है। बाकी तो पहले तो इंदिरा गांधी ने ऐसा सिस्टम कर दिया था कि मीडिया पर्सन अंदर अलाउ ही नहीं है, उसने तो क्लोज कर दिया था सारा सिस्टम, लेकिन मोरारजी देसाई ने कुछ चेंज कर दिए थे। तो ये आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका लिख दो। भारतीय संविधान ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो एकीकृत यानी एक तागे से जुड़ी हुई है, और साथ में क्या है रे, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट है। देखो कैसे, सर्वोच्च न्यायालय से हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट से आपके सारे कौन से आ जाएंगे रे, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन सी आती हैं, जिला अदालतें एंड अन्य अदालत। अब देखो ये लाइन याद रखना है, दोनों अंतर है अमेरिका वर्ड में, अंतर जरूर याद रखो, अंतर याद करोगे ना तो चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। भारत वाली में क्या है, केंद्र के कानून के साथ साथ स्टेट के कानून भी लागू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो अमेरिका में संघीय कानूनों को लागू करने के लिए कौन है, संघीय न्यायपालिका यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून करने के लिए सेंट्रल जुडिशरी है, और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए अलग से राज्यपालिका क्या लागू करती है। इनका एक दूसरे से आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है एक एक टीम आई थी एक बार पपुआ न्यू गिनी आई थी ना, वहां भूस्खलन हुआ है बहुत भयंकर तरीके से, 100 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। स्पीड बढ़ाओ रे, एक स्लाइड और लिखनी है। ये गुण है ना मैं जितने आप बता रहा हूँ, ये एक बार दोबारा जो प्रस्तावना पढ़ेंगे दोबारा आएंगे, तब इतना नहीं समझाऊंगा, तब सीधे लिखवाऊंगा, अभी बोल देता हूँ आपको। लिख दिया।
लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी याद रह जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट आता, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे सब डिवीजन कोर्ट, सब डिवीजन कोर्ट से नीचे ग्राम अदालत आती है आपकी। आपके गांव में किसी में ग्राम अदालत स्थापित है? नहीं देखी? ग्राम अदालत होती है, एक अलग भवन बनाया जाता है। यदि सरपंच चाहे तो ग्राम अदालत का भवन बना सकता है, और वहां जज भी बैठेगा यदि वो चाहे। वो जज कौन सा होगा? जो यहाँ इस सब डिवीजन कोर्ट में जो जज बैठा है ना, उस जज को वहां कुछ दिनों के लिए जाके कार्यकाल करना पड़ेगा अपना, 1 दिन 2 दिन। लेकिन क्या लोगों को इतनी पावर पता नहीं है। लोग क्या ये सोचते हैं कि सरकार जो कर रही है, लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बस सरकार इनको ला के थाली में दे दे। सरकार कभी किसी को थाली में नहीं ला के देती है रे। देखो ऊपर वाली लाइन है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा ही क्या करता है? और रुक रो रे, रक्षा की गारंटी देता है, तथा संविधान क्या है रे? ये संरक्षक है। ठीक है, क्योंकि संविधान को यदि कोई बचाने वाला एक है तो वो कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। संसद तो क्या चाहेगी? अपने हिसाब से इनको संशोधन करती रहेगी, लेकिन यदि संशोधन सही हुआ है कि नहीं हुआ, ये कौन देखेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको बचाने के लिए भी आपका कौन है? आपका ये सर्वोच्च न्यायालय। बाकी आगे बात करेंगे कि हाईकोर्ट कैसे बताता है इनको। और ये इसके इनको कि भाई संविधान में इसकी स्वतंत्रता बनी रहे, इनकी स्वतंत्रता को कभी हनन नहीं हो। ये संविधान में क्या पहले लोगों ने लिख दी थी उसी टाइम पे कि न्यायाधीशों के कार्यकालों की सुरक्षा है, कि उनके कार्यकाल आप कभी प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है, निर्धारित सेवा शर्तें, ठीक है, ये सेवा शर्तें आप नहीं बदल सकते। भारत की संचित निधि पर इनका सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चे, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी खर्चे होते हैं ना, ये गाड़ी घुमाना, फलाना टिमकाना, ठीक है, दिख नहीं रहा? ठीक है, ये सारे के सारे किसके ऊपर भारित होते हैं रे? संचित निधि, जो ट्रेजरी फंड होता है ना, ये ट्रेजरी फंड भी दो होते हैं रे, सेंटर की अलग और स्टेट की अलग। ठीक है, और दूसरा जो देखो ये आ गई विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज की चर्चा पर रोक, कि उन्होंने क्या कार्य किया है उसकी चर्चा आप कभी विधायिका में नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां तक लिख दो, बाकी बात करेंगे कल।